अच्छा रिकॉर्डिंग ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट एफर्जो नंबर 1, the physician high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is term। आवाज चली गई? आपका नेटवर्क एक बार चेक करो, इधर सही आ रही है आवाज है ना? तो द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। तो इस एफोरिज्म में जब आप देखोगे पहला नंबर का एफोरिज्म है, तो इस एफोरिज्म का क्वेश्चन बनता है कि एफोरिज्म नंबर 1 में क्या है। तो हाईएस्ट मिशन ऑफ फिजिशियन क्या है इसमें? हाईएस्ट मिशन ऑफ फिजिशियन जो है एफोरिज्म नंबर 1 में है। ठीक है, अब इस हाईएस्ट मिशन ऑफ द फिजिशियन में एक चीज देखोगे, जब फर्स्ट एफोरिज्म देखो, दैट जो वर्ड है इसको कैपिटल लिखा गया है, इसकी इतनी वैल्यू दी गई है। हाईएस्ट फिजिशियन का जो मिशन है, फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन, उसको इतना वैल्यू दिया गया है कि द जो वर्ड है उसको भी क्या किया उन्होंने, कैपिटल में लिखा है। ठीक है, दूसरा इसमें एक और वर्ड जो है वो है ओनली। ओनली अगर देखोगे आप तो ओनली लेटिन में लिखा हुआ है। ठीक है, ओनली क्या लिखा है? लेटिन में लिखा हुआ है। तो ओनली में अगर आप देखोगे, ओनली लेटिन में क्यों लिखा हुआ है? ओनली मिशन। ठीक है, इस मिशन को हाईलाइट करने के लिए ओनली लेटिन में लिखा हुआ है कि नजर यहाँ पे पड़े। तो ओनली मिशन क्या है उसका? क्या है? रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, सिक आदमी को हेल्थ में रिस्टोर करने का। और ये जो मिशन वर्ड है, इस वर्ड की एक खासियत है। क्या खासियत है? इस वर्ड को 6 स्टॉल वर्ड ने अलग अलग तरीके से दिया है। ठीक है, अगर हनीमैन का देखें तो हनीमैन ने जर्मन लैंग्वेज में लिखा था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? जर्मन लैंग्वेज में। तो उन्होंने वर्ड यूज किया था मिशन की जगह ब्रूफ, BERUF। जर्मन लैंग्वेज में लिखे थे डॉक्टर हनीमैन, उन्होंने वर्ड यूज किया था मिशन की जगह ब्रूफ, BRUF ब्रूफ। और अगर बाकी में फिजिशियंस की बात करूं, और भी स्टॉलवर्ड्स थे जिन्होंने, कुछ ने मिशन लिखा, ठीक है, और कुछ ने कॉलिंग लिखा, कुछ ने एम लिखा। तो मिशन लिखने वाले कौन कौन थे? मिशन वर्ड किस किसने लिखा ट्रांसलेशन में? तो पहला जो अपन ये बुक पढ़ते हैं, कौन सी बुक पढ़ते हैं अपन? डजन का ट्रांसलेशन। तो डजन जो थे उन्होंने मिशन लिखा। ठीक है, और ट्रांसलेशन बोरिक ने भी किया था। तो बोरिक का जो ट्रांसलेशन था उसमें भी क्या पढ़ते हैं अपन? मिशन पढ़ते हैं। क्लियर? हेलो, यहाँ तक क्लियर है? जो मिशन वर्ड है ट्रांसलेशन में वो किस किसने यूज किया? डजन ने यूज किया, बोरिक ने यूज किया, जो अपन पढ़ रहे हैं 5th एंड 6th एडिशन। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं, अब अगर अपन बात करते हैं कॉलिंग। ठीक है, कुछ स्टॉलवर्ड ने इस वर्ड को क्या लिखा? कॉलिंग। जब ट्रांसलेशन किया उन्होंने क्या लिखा? जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि हाईएस्ट ओनली मिशन इज रिस्टोर सिक, उन्होंने लिखा हाई एंड ओनली कॉलिंग इज टू रिस्टोर टू सिक। कॉलिंग लिखा उन्होंने, मिशन वर्ड की जगह क्या लिखा? कॉलिंग लिखा। हनीमैन ने लिखा था प्रूफ, डजन और बोरिक ने लिखा मिशन। कॉलिंग लिखने वाले कितने लोग थे? 3 लोग थे। ठीक है, कौन कौन? फर्स्ट वन इज CA बॉल्डविन। ठीक है, CA बॉल्डविन। दूसरे थे C विसेलोव, C विसेलोव। C विसेलोव भी ट्रांसलेटर थे। अगर देखा जाए C विसेलोव कौन थे? एनीवन कोई बता पाएगा? C विसेलोव, माइक ओपन करके बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु इज द C विसेलोव? जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन आया था, तो फर्स्ट एडिशन का जो ट्रांसलेशन किए थे 1913 में किए थे। ठीक है, ये जो C विसेलोव थे, तो फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन फर्स्ट एडिशन का किसने किया था? C विसेलोव ने किया था।
ठीक है, 1913 में। तो जब इन्होंने ट्रांसलेशन किया था तो मिशन वर्ड की जगह या ब्रीफ वर्ड की जगह उन्होंने क्या यूज किया था, कॉलिंग, क्योंकि हनीमैन ने लिखा था ब्रीफ, तो ब्रीफ की जगह विसलोप ने क्या यूज किया, कॉलिंग। ठीक है, सी विसलोप 1913 के अंदर। ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन का ट्रांसलेशन जब किए थे। तो सी ए बाल्डविन, सी विसेलोप, और जैसे आप थर्ड एक और बंदे थे, उनका नाम था वेंडा, वेंडा ब्रेवेस्टर ओ रिले। क्या नाम है, वेंडा ब्रेवेस्टर ओ रिले। तो ये जो थे 1996 में इन्होंने भी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन सिक्स एडिशन को ट्रांसलेट किया। 1996 में सिक्स एडिशन ट्रांसलेट किया इन्होंने। कौन सा एडिशन, सिक्स एडिशन। ठीक है, तो एक ट्रांसलेटर है इंग्लिश ट्रांसलेशन, स्टेंसन ब्रेकर, सॉरी स्टेंसन डेकर। तो स्टेंसन डेकर जो है ट्रांसलेटर है, बुक जो है उनके साथ मिलके वेंडा ब्रेस्टर और जो है स्टेंसन डेकर के साथ मिलके उन्होंने ये बुक ट्रांसलेट की 1996 में। तो ये तीन लोगों ने ब्रू ब्रूफ वर्ड की जगह कॉलिंग यूज किया। किस किसने, सी ए बाल्डविन, सी विसेलो, और लास्ट वन इज वेंडा ब्रेस्टर ओरिले, जिन्होंने 1996 में ही ट्रांसलेट किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो, अब एक कंफ्यूजन आता है जब मैंने अभी लिखा कि हाईएस्ट, क्या है इसके अंदर, हाईएस्ट मिशन ऑफ फिजिशियन। तो कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मैं बोलूं, हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन, क्या बोलूं, हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन, तो ये कौन से एफोरिज्म में है, किसी को पता है, माइक ऑन 17 करके। यस, यू आर 17 करेक्ट। ठीक है, 17। तो एफोरिज्म नंबर 17 में हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, हाईएस्ट मिशन ऑफ फिजिशियन कहाँ लिखा हुआ है, एफोरिज्म नंबर 1 में। हाईएस्ट सोल एम ऑफ फिजिशियन कहाँ लिखा हुआ है, 17 में। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। और इस एफोरिज्म की अगर फुटनोट की मैं बात करूं, तो जब भी फुटनोट की बात आती है तो वो बोलते हैं एम्पटी स्पेकुलेशन। उन्होंने बोला, हनीमैन ने, कि आपको ये जो देखोगे आप, एक नंबर डला हुआ है टैम के ऊपर, है ना, तो उसी का फुटनोट है रेफरेंस में, एम्पटी स्पेकुलेशन। तो उस फुटनोट में एम्पटी स्पेकुलेशन लिखा हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हनीमैन ने कि फिजिशियन का मिशन क्या है मेन, कि सिक टू हेल्थ, सिक से उनको हेल्थ में लेके जाना है। तो बाकी कोई और चीजों पे ध्यान नहीं देना है, एम्पटी स्पेकुलेशन नहीं बनाना है, आपका ध्यान किस पे देना है, ओनली जो मिशन है आपका सिक टू हेल्थ में कन्वर्ट करना। और कोई भी तरीके का थ्योरेटिक मेडिसिन नहीं बनाना है, थ्योरेटिक मेडिसिन। ये भी किस फुटनोट में है, फुटनोट नंबर, एफरोजन नंबर 1 के फुटनोट में। एम्पेटी स्पेकुलेशन, थ्योरेटिक मेडिसिन, और एक वर्ड और है, एनीवन, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, प्रोक्सीमेट कॉज। क्या है, प्रोक्सीमेट कॉज। तो प्रोक्सीमेट कॉज क्या होता है, जो सबसे पास में हो और उसको छुपा के रखना। ठीक है, जब आप मीनिंग देखोगे उसके ब्रैकेट में, विच मस्ट एवर रिमेन कंसील, जो छुपा हुआ हो। ठीक है, तो प्रोक्सीमेट कोज पे आपको ध्यान देना है, सिक टू हेल्थ कन्वर्ट करना है, एम्पटी स्पेकुलेशन नहीं बनाना है, थ्योरेटिक मेडिसिन नहीं देना है। ये पूरा जो है एफोरिज्म 1 का डिटेल है। इनमें से एक और चीज, क्योर, एक वर्ड पे जो जोड़ दिया है इस एफोरिज्म में, हाईएस्ट मिशन क्या है, सिक टू हेल्थ एज इट इज टर्म। ठीक है, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रेस्टोर द सिक टू हेल्प टू क्योर एज इट इज टर्म। तो टू क्योर जो है, तो क्योर की डेफिनेशन किसी को पता है, कहाँ लिखी हुई है, एनीवन, क्योर की डेफिनेशन हनीमैन जी ने दिया है कहाँ पे, रिकवरी अनडिस्टर्ब, रिकवरी अनडिस्टर्ब
बाय आफ्टर क्योर। अगर आपने मेडिसिन दी, क्योर हो गया, जो रिकवरी हुआ आपका, रिकवरी कभी भी अनडिस्टर्ब रहेगी क्योर के अंदर। रिकवरी क्या होता है, कोई आपको बीमारी हुई, आपने रिकवर किया, और वो रिकवर करने के बाद उसी कंडीशन में बना रहा, तो वो होता है क्योर। ठीक है। अगर वापस चला गया तो टेम्परेरी रिकवरी हुआ। ठीक है, क्योर तभी माना जाएगा कि वो रिकवरी अनडिस्टर्ब रहे। कहाँ बोला हनीमैन सर ने ये? एनीवन, किसी को पता है? चलो मैं बता देता हूँ। तो जब चाइना मेडिसिन लिख रहे थे डॉक्टर हनीमैन, कौन सी बुक के अंदर, चाइना या सिनकोना बाग जो बोलते हैं अपन, मटेरिया मेडिका प्यूरा। मटेरिया मेडिका प्यूरा के अंदर, चाइना मेडिसिन के अंदर उन्होंने क्योर का डेफिनेशन दिया, रिकवरी अनडिस्टर्ब बाय आफ्टर क्योर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो तो आगे बढ़ते हैं। एफोरिज्म नंबर 2। एफोरिज्म नंबर 2। तो एफोरिज्म नंबर 2 में क्या है? एनीवन, किसी को पता है? हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, यही है। कुछ लोग आइडियल क्योर भी बोलते हैं, कुछ लोग हाईएस्ट आइडियल क्योर भी बोलते हैं, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला उन्होंने कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमैन, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर है रैपिड, जो क्योर क्या हो, रैपिड हो, जल्दी हो जाए, जेंटल हो, और साथ में क्या हो, परमानेंट हो। ठीक है। एक तो क्या हो, रैपिड हो, पेशेंट के लिए जल्दी आराम आए, दर्द हो रहा है जल्दी आराम आ जाए। ये नहीं कि एक आराम पाने के लिए ज्यादा परेशानी हो, जेंटल हो, आराम से हो, ज्यादा हार्मफुल ना हो, और परमानेंट हो। ठीक है। अगर परमानेंट नहीं है तो क्योर ही नहीं है। ठीक है। तो हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। ठीक है। पूरा एफरोजम आप देखो, द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड एनालिसिस ऑफ द डिजीज इन इट्स ऑल एक्सटेंट। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? एनालिसन। एनालिसन मतलब रूट से निकाल देना, जड़ से निकाल देना। ठीक है। तो एनालिसन of the disease in whole extent in the shortest, most reliable and most harmless way. ठीक है। और इजीली कंप्रेंसिबल प्रिंसिपल। ठीक है। तो मोस्ट हार्मलेस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, और मोस्ट शॉर्टेस्ट होना चाहिए। इसी का ही दूसरा रूप उन्होंने बोला। अब ये वर्ड्स लिए कहां से? ठीक है, आए कहां से ये? तो एक साइंटिस्ट थे, कौन थे वो? सेल्सस। सेल्सस नाम के एक स्टॉलवर्ड हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला टू टो एडजुवेंट। क्या बोला उन्होंने? C2 टू टो एडजुवेंट। ठीक है। सेल्सियस ने बोला, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था क्विकली, सेफली एंड लास्ट वन इज प्लेजेंटली। क्विकली, सेफली एंड प्लेजेंटली। ठीक है। तो सेल्सियस ने क्विकली, सेफली, प्लेजेंटली, C2 टू टो एडजुवेंट बोला। वहीं से डॉक्टर हनीमैन ने हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर में क्या यूज किया? रैपिड, जेंटल, परमानेंट। ठीक है। क्लियर? एफरोजो नंबर 2 क्लियर। अब आता है एफरोजो नंबर 3। एफरोजो नंबर 3 जो है ना, अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, पूरी बुक का समरी दिया डॉक्टर हनीमैन ने, पहले ही बता दिया कि ये जो बुक मैं लिख रहा हूँ इसमें क्या क्या दे रहा हूँ। ये 3 में उन्होंने बोल दिया। ठीक है। 3 में क्या बोला उन्होंने? 3 में है क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन। क्या दिया उन्होंने यहाँ पे 3 में? एफरोजन 3 में उन्होंने दिया क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन। क्वालिफिकेशन क्या, मतलब आपके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप एक फिजिशियन हो। अच्छे फिजिशियन कब बनोगे? तो वो सारा इन्होंने यहाँ दिया। और ये जो क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन है, जो हनीमैन ने बोला कि आपके अंदर होना चाहिए, वही क्वालिटी जो है आगे जाके उन्होंने डिस्क्राइब की कि वो जो क्वालिटी है आपके अंदर कैसे आएगी, कैसे आपको एक्वायर करना है, कैसे उनको यूज करना है, वो सारी चीजें उन्होंने
उसके बाद में एक्सप्लेन किया। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज ए फिजिशियन? तो फर्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ डिजीज। आपको पहले क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए। क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ। तो नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए। दूसरा आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। ठीक है। अच्छा, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर जो है, अगर देखा जाए, पहले समझो नॉलेज ऑफ डिजीज। तो नॉलेज ऑफ डिजीज जो है, व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीज, आपको पता होना चाहिए। तब जाके आपको पता चलेगा। तो नॉलेज ऑफ डिजीज होगी, तब आपको ये पता चलेगा कि क्या क्योर करना है। फिर नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। ठीक है। तो व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन? नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर में क्या है कि आपके जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हो उसके अंदर क्यूरेटिव क्या है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। फिर आता है आपका नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। फिर आपको पता होना चाहिए चॉइस ऑफ रेमेडी। फिर आपको क्या पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर डोज। प्रॉपर डोज एंड पीरियड ऑफ रेपिटेशन। फिर आपको जो पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए ऑब्स्टेकल टू रिकवरी। और लास्ट वन इज, आपको जो पता होना चाहिए वो है एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन। क्या क्या पता होना चाहिए आपको? एक दो तीन चार पाँच छह सात। ठीक है। तो नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन पावर का पता चल गया कि क्या उसमें क्यूरेटिव है, तो उसको अप्लाई कैसे करना है तो वो भी पता होना चाहिए। चॉइस ऑफ रेमेडी, अब आपको चॉइस कैसे करना है कि कौन सी जो मेडिसिनल पावर आपकी है उसको यूज करके आपको देना है। ठीक है। प्रॉपर डोज एंड पीरियड ऑफ रिपीटेशन, आपको पता भी चल गया, रेमेडी भी चॉइस कर लिया, तो उसका पीरियड ऑफ रिपीटेशन और प्रॉपर डोज भी पता होना चाहिए। अब ये सब करने के बाद में भी कभी कभी ऑब्स्टेकल्स आती है, तो आपको ऑब्स्टेकल भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऑब्स्टेकल आपके क्योर के टाइम पे आ सकती है। और लास्ट वन ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन। अब जो आपने जो ये चॉइस ऑफ रेमेडी की, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, जो आपने हथियार यूज लिया है, उसका एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, इन केस आपको जरूरत पड़ी बनाने की या उसके बैकग्राउंड पता करने की, क्योंकि एग्जैक्ट मोड अगर आपको पता है कैसे बनी है क्या है, तो आपको ये थोड़ा सा उसका क्या पता हो सकता है, बैकग्राउंड में आपको उसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से भी आप मेडिसिन दे सकते हो। तो ये सब चीजें मोड ऑफ प्रिपरेशन से भी आपको पता चलती है। क्लियर? अब नॉलेज ऑफ डिजीज। अब नॉलेज ऑफ डिजीज के लिए आपको क्या करना हो? तो नॉलेज ऑफ डिजीज के लिए डॉक्टर हनीमैन ने बोला कि आपको सर्वे ऑफ डिजीज आना चाहिए। सर्वे ऑफ डिजीज आना चाहिए। सर्वे ऑफ डिजीज मतलब, एनीवन? कि आपके डिजीज का क्लासिफिकेशन, डिजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 72 से लेके अप्रोक्सीमेट 82 तक आप क्या पढ़ते हो? सर्वे ऑफ डिजीज पढ़ते हो। ये नॉलेज ऑफ डिजीज के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सर्वे ऑफ डिजीज या क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए, आपको केस टेकिंग आनी चाहिए। केस टेकिंग करना ही नहीं आएगा तो बैकग्राउंड कैसे चेक करोगे, कैसे पता चलेगा कि डिजीज क्या है? पास्ट हिस्ट्री नहीं पता कर पाओगे, फैमिली हिस्ट्री पता नहीं कर पाओगे, डिजीज समझ में नहीं आएगी। क्लियर? तो डिलीज ये समझने के लिए आपको केस टेकिंग भी आना चाहिए। जो कहाँ से कहाँ पढ़ते हो आप? एफोरिज्म 83 से लेके एफोरिज्म 104 तक आप क्या पढ़ते हो? केस टेकिंग पढ़ते हो। क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट? अच्छा, बीच में बोलोगे कि सर 83 कहाँ गए, सॉरी 82 83। ठीक है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो ये जो पार्ट है 81 तक ही रहता है। ठीक है। जब आप 82 देखोगे तो वहां पे क्या रहता है? लिंकिंग पार्ट है, उसमें थोड़ा सा सर्वे बताया है, थोड़ा सा केस टेकिंग बताया है। तो कुछ लोग इसको 82 बोलते हैं, कुछ लोग 81 बोलते हैं। तो वो लिंकिंग पार्ट है, इसलिए कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, दोनों करेक्ट है। 81 भी करेक्ट है,
एंड 82 लिखोगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो आपको नॉलेज ऑफ डिजीज के लिए सर्वे ऑफ डिजीज आना चाहिए जो अपन 72 से 82 पढ़ेंगे। केस टेकिंग आना चाहिए जो 83 से 104 पढ़ेंगे। क्लियर? अब आपको नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर पता होना चाहिए कि मेडिसिन के अंदर क्या क्या पावर है। तो ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको पता चलता है ड्रग प्रूविंग से। ड्रग प्रूविंग से आपको ये चीज पता चलता है। ड्रग प्रूविंग अपन कहाँ से कहाँ पढ़ते हैं? एफरोजम 105 से लेके एफरोजम 145 तक। क्लियर यहाँ तक? अब ये भी पता चल गया कि मेडिसिनल पावर क्या है, ड्रग प्रूविंग आपने दी, पता चल गया। अब उसको अप्लाई कैसे करना चाहिए, एप्लीकेशन भी तो पता होना चाहिए ना कि हाउ टू अप्लाई मेडिसिन ऑन द पेशेंट। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने बोला कि आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा 146 से लेके एफ्रोजम 1, सॉरी एफ्रोजम 146 से लेके एफ्रोजम 244 तक। ठीक है, एफ्रोजम 146 से लेके 244 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या क्या पता चलेगा? आपको मेंटल डिजीज के बारे में पता चलेगा, आपको लोकल डिजीज, ठीक है, इसके अलावा वन साइडेड डिजीज। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पता चलेगा? यहाँ पे। तो उन सब में कैसे आपको अप्लाई करना है, अलग अलग तरीके की, अलग अलग प्रकार का, जो जितना भी आप अलग अलग टाइप का जो आप कंडीशन देखोगे उसके हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो आप पढ़ोगे 146 से लेके 244 तक। क्लियर यहाँ तक? हेलो, कोई रिप्लाई दो। अरे जो, भैया, जी सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब आता है चॉइस ऑफ रेमेडी। अब इतना सब कुछ कर लिया अपन ने, अब आपने को ये भी तो समझ में आना चाहिए कि मेडिसिन का चॉइस कैसे करें। ठीक है, चॉइस ऑफ रेमेडी भी पता होना चाहिए। तो चॉइस ऑफ रेमेडी के लिए कि कौन सी मेडिसिन आपको, सॉरी, ये जो 146 से 244 है इसमें अपन दोनों चीज पढ़ेंगे। ठीक है, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन और चॉइस ऑफ रेमेडी, मतलब अप्लाई कैसे करना है और मेडिसिन का चॉइस कैसे करना है, ये दोनों पार्ट अपन 146 से लेकर 244 तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं देखा नहीं था, मिस हो गया। ठीक है, तो देख लेना, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन और चॉइस ऑफ रेमेडी दोनों पार्ट अपन 146 से लेकर 244 तक पढ़ेंगे। अब आता है प्रॉपर डोज एंड पीरियड ऑफ रिपीटेशन। अब प्रॉपर डोज एंड पीरियड ऑफ रिपीटेशन जब आपको पता चल गया कि चॉइस ऑफ मेडिसिन कौन सी अप्लाई कैसे करना है, पता चल गया। अब आपको प्रॉपर डोज सेट करना है और प्रॉपर पीरियड ऑफ रिपीटेशन सेट करना है। तो वो कहां से कहां तक पढ़ोगे आप? एफोरिज्म 245 से स्टार्ट करोगे। कहां से स्टार्ट करोगे? 245 से कहां तक? एफोरिज्म 251 तक। वहां पे आप पढ़ोगे प्रॉपर डोज एंड पीरियड ऑफ रिपीटेशन। 245 से लेके 251 तक क्या दिया हुआ है? रिपीटेशन ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन दोनों में प्रॉपर डोज और रिपीटेशन 245 से लेके 251 तक आप पढ़ोगे। क्लियर? अब जो है इंपॉर्टेंट चीज, सब पता चल गया, फिर भी कुछ ऑब्स्टिकल आ रही है, रिकवरी ही नहीं हो रही है। ठीक है, रिकवरी नहीं हो रही, तो आपको ऑब्स्टेकल का भी पता होना चाहिए। तो ऑब्स्टेकल के बारे में आप कहां से कहां पढ़ोगे? एफ्रोजम 252 से लेके एफ्रोजम 260 एनीवन 3 तक। ठीक है, कहां से कहां पढ़ोगे ऑब्स्टेकल टू रिकवरी? 252 से लेके 260 तक। इसमें क्या पढ़ोगे आप? जैसे कि पाउटी ऑफ मेडिसिन, पाउटी मेडिसिन फ्यू मेडिसिन है आपके पास। जब आपने क्लिनिक खोला, फॉर एग्जाम्पल हनीमैन के टाइप की बात करेंगे, तो हनीमैन ने जब ऑर्गेनो ऑफ मेडिसिन लिखी या होम्योपैथी का डिस्कवरी किया तो मेडिसिन कम थी, तो फ्यू मेडिकल्स मेडिसिन थी, तो उससे क्या हुआ? ऑब्स्टेकल आया। ठीक है, मेडिसिन क्या थी? फ्यू थी, तो ऑब्स्टेकल आया। या फिर आपने क्लिनिक डाली, आपके गांव में आपने डाल दिया, आसपास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर ही नहीं है, तो वो ऑब्स्टेकल आ जाएगी। आपको आने का इंडिकेट हो रही थी, आपके पास आने का ही नहीं है, आपके पास नेट्रम सल्फ है। अब आपको तो बोला गया है कि हेड इंजरी है, पर आने का तो इंजरी में सबसे पहले देते हैं, तो ये पाउटी ऑफ मेडिसिन हो गया। ठीक है, तो एक ऑब्स्टेकल ही आ गई। दूसरे टाइप की ऑब्स्टेकल क्या आ सकती है? जैसे डाइट एंड रेजिमेन है, यहाँ पे अपन डाइट एंड रेजिमेन भी पढ़ेंगे। डाइट एंड रेजिमेन कैसे? कि आपने तो मेडिसिन दे दी थी, पेशेंट ने कॉफी खा ली, कैम्फर स्मेल कर लिया, तो ये सब चीजें भी क्या होती है? ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती है। तो डाइट एंड रेजिमेन एंड पाउटी ऑफ मेडिसिन इज द ऑब्स्टेकल टू रिकवरी। और भी बहुत सारी है जो अपन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकती है। अब लास्ट पॉइंट, एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन भी पता होना चाहिए, तो वो अपन 264 से लेके एफोर्जन 271 तक सारा जितना भी है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 264 से लेके 271 तक अपन क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिससे मेडिसिन बनाई जाती है और किस किस तरीके से बनाया जाता है। क्लियर? इसमें अपन 50 मिलीसिमल पढ़ेंगे, सेंटीसिमल स्केल पढ़ेंगे, दो ही स्केल थे उस टाइम पे, तो उन दोनों की प्रिपरेशन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक?
बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 271 के बाद में, ठीक है, 272 के बाद में तो ऑक्सिलरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, मतलब और भी जो मेथड है जो अपन यूज करते हैं लाइक वाटर बाथ, ठीक है, मैग्नेटिज्म, मेस्मेरिज्म, वो सारे अपन इसके बाद पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट। तो समझ में आया एफोरिज्म नंबर 3? ये पूरी जो प्रैक्टिकल पार्ट है, नॉट थ्योरेटिकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्योरेटिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल पार्ट का जो भी है, जितना भी क्वालिफिकेशन हो फिजिशियन है, वो अपन 72 से लेके पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे। क्लियर? तो सारा का समरी कहाँ दिया हुआ है? एफोरिज्म नंबर 3 में। यहाँ तक क्लियर है? जी भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसका स्टार्टिंग का छूट गया है टेंशन मत लेना, रिकॉर्डिंग की लिंक में, मतलब ऐप में जाके फ्री मटेरियल के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, रात में अपडेट कर देंगे। अब आता है एफोरिज्म नंबर 4। एफोरिज्म नंबर 4, एफोरिज्म नंबर 4 जब आप देखोगे तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ क्या है? प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, इसको अपन कुछ कुछ लोग पब्लिक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ क्या है? ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नोज द थिंग दैट डिरेज द हेल्थ, ठीक, एंड हाउ टू रिमूव देम पर्सन इन हेल्थ, ठीक। तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ का जो है, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया हनीमैन ने? किसी को पता है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ का कॉन्सेप्ट डॉक्टर हनीमैन ने कहां से लिया? बोलिए बोलिए, कुछ पुराने स्टूडेंट भी है शायद इसमें जो क्लासेज अटेंड किए हैं कभी ना कभी, किसी को पता हो तो बोलिए। चलो कोई ना, अभी नहीं है, वो लोग गायब हो गए, उनको लगा सब पढ़ा हुआ है, बट कुछ नए पॉइंट ऐड हुए हैं वो लोग मिस कर देंगे। चलो, पब्लिक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, पब्लिक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, हनीमैन ने, जब मेरा किसी ने अगर क्लास देखा होगा, इंट्रोडक्टरी मैंने वीडियो का एक लिंक डाला था, उसके अंदर आप पढ़े होंगे, तो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया है फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ, फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ, फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ जो है इन्होंने इनके स्कूल टाइम पे लिखा था। तो फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ से उन्होंने क्या लिया? प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ का कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, कि कैसे हेल्थ को प्रिजर्व किया जा सकता है, वो पब्लिक फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ के वहां से उन्होंने लिया। अच्छा, फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ के बारे में एनीवन? ये होम्योपैथी की डिस्कवरी के पहले ही पब्लिश हो गया था, ठीक है। तो ये कितने पार्ट में है, कोई बता पाएगा इसके बारे में? अच्छा, कब पब्लिश हुआ, किसी को आइडिया कौन से ईयर में? मैंने उसमें बता दिया है ये इंट्रोडक्टरी मत क्लास में, फिर भी मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो इसका पार्ट 1 आया था 1792, और सेकंड पार्ट कब आया था? 1795। और होम्योपैथी का डिस्कवरी कब हुआ था एनीवन? होम्योपैथी का डिस्कवरी ईयर किसी को नहीं पता? बोलो, होम्योपैथी का डिस्कवरी ईयर। पीजी की तैयारी करना है सबको, एग्जाम देना है, अरे बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? यस, 1796 इज द डिस्कवरी ईयर ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। तो पार्ट 1 1792 में आया, 1905 1795 में आया। मैंने बोला है कि फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ पीरियड द डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी आ गया था, ठीक है। तो वहां से पब्लिक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ या प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ जो है, उसका कॉन्सेप्ट डॉक्टर हनीमैन ने इंट्रोड्यूस किया। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, अब आता है एफोरिज्म नंबर 5। अच्छा, कोई बता सकता है एफोरिज्म नंबर 5? अच्छा, ऐसा सभी एफोरिज्म में कुछ न कुछ है, बट एफोरिज्म नंबर 5 जो है, कौन से एडिशन में इंट्रोड्यूस किया गया? ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन जो बुक थी, तो उसके अंदर कौन से एडिशन के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया एफोरिज्म नंबर 5?
फोर्थ। रिप्लाई तो करो। यस, किसने बोला? चलो कोई ना, नाम मत बताओ। फोर्थ एडिशन। चलो, माधुरी। यस यस, माधुरी। माधुरी। ओके ओके, चलो ठीक है। कौन से कॉलेज से हो आप? सर GHM से। कौन सा जीएचएमसी? यही वाला भोपाल का होम्योपैथी। अच्छा ठीक है, तो पढ़ो अपनी ठीक है। कॉलेज। ओके ओके, तो फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एफ्रोजन नंबर 5 जो है वो फोर्थ एडिशन में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे फोर्थ एडिशन क्यों? चलो ये बताओ, फोर्थ एडिशन में ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? 3 एडिशन आ चुके थे ना। एफ्रोजन नंबर 5 ही नहीं है, मतलब 5 जो एक्चुअली ये 5 है, ये फोर्थ में क्यों आया, पहले क्यों नहीं था? सर क्योंकि 1828 में उन्होंने क्रोनिक डिसीज दी, थ्योरी ऑफ क्रोनिक यस डिसीज आया था, तो उसके बाद यस, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज के बाद में फोर्थ एडिशन आया था 18 28। अरे 1828 में तो क्रॉनिक 28 या डिजीज आया। 29। हाँ, जी सर। 1828 में तो क्रॉनिक डिजीज आया। ये एडिशन कब आया, फोर्थ एडिशन? फोर्थ वाला 1829 में आया है। यस, फोर्थ एडिशन 1829 में आया और 1828 में क्रॉनिक डिजीज आया। तो जैसे ही क्रॉनिक डिजीज आया, हनीमैन साहब ने फोर्थ एडिशन लिखा और उसमें बोला कि क्रॉनिक डिजीज क्या है। ठीक है, तो फोर्थ एडिशन में आया क्यों? क्योंकि क्रॉनिक डिजीज का इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम जो है फोर्थ एडिशन में हुआ। और एफ्रोजम 5 जो है वो क्या बोलता है, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज के बारे में बताता है। क्लियर? चलो तो देखते हैं एफ्रोजन नंबर 5 के बारे में। तो एफ्रोजन नंबर 5 में पहला पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कोज। एक्साइटिंग कोज जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? एक्यूट डिजीज के लिए। ठीक है, एक्यूट डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कोज। और क्रॉनिक डिजीज के लिए? चलो अब बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक्यूट डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कोज या मैनिफेस्टिंग कोज। तो क्रॉनिक डिजीज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? फंडामेंटल कोज या फिर क्रॉनिक मियाजम। ठीक है, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होता है क्रॉनिक डिजीज के लिए? फंडामेंटल कोज और क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक मियाजम जो है क्रॉनिक डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां तक क्लियर? क्रॉनिक डिजीज आप लोग, सॉरी, क्रॉनिक मियाजम आपको पता ही है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। ठीक है, अब जानते हैं फंडामेंटल कोज। तो फंडामेंटल कोज जो है वो है अपने क्या है? एसेसरी सरकमस्टांसेस। क्या है फंडामेंटल कोज? एसेसरी सरकमस्टांसेस, जो क्या है, डिजीज के मेन कोज नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी कोज है। बट वो डिजीज को प्रोड्यूस करने में या मेंटेन करने में या मैनिफेस्ट करने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो एसेसरी सरकमस्टांसेस जो है कौन कौन से हैं? एनीवन? फर्स्ट वन इज ascertainable physical constitution of patient. First one is ascertainable physical constitution of patient. Second one, बोलो, his moral and his moral and intellectual character. Character. First one, second one, third. कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? पहले तो ascertainable फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एसेसरी सर्कमस्टांसेस के लिए, मतलब फंडामेंटल कोच के लिए। दूसरा, हिज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, उसका मोरली और इंटेलेक्चुअली कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, फिर आता है उसका नेक्स्ट, हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन। उसका सोशली और डोमेस्टिकली रिलेशन कैसा है? वो बात करने में कोडियल है, गुस्सेदार है, या क्या बोलते हैं उसको, इजीली, मतलब हैप्पीली बात करने वाला है या गुस्से में बात करने वाला है। ये सब रिलेशन भी मैटर करते हैं। हिज एज, कुछ डिजीजेज जो है एज के हिसाब से भी
होती है, कुछ सेक्सुअल फंक्शंस, उसके सेक्सुअल फंक्शंस पे भी डिपेंड करती है उसकी डिजीज। और इसके अलावा कुछ रह गया? ऑक्यूपेशन, हिज ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, हिज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर कैसा है, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन कैसा है, एज कैसी है, सेक्सुअल फंक्शन कैसे है, उसका एक्यूपेशन क्या है, ये सब डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन, जैसे कि हलवाई है, वो हमेशा भट्टी के पास बैठा रहेगा। अब उसको क्या है, ऑर्काइटिस हो गया। तो जब तक आप उसको भट्टी से उठाओगे नहीं, क्योंकि भट्टी के पास में क्या होता है ना, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो ऑर्काइटिस मेंटेन रहता है। ठीक है, सेक्सुअल फंक्शन हुआ, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, कुछ बच्चों में ही होती है बीमारियां, कुछ बुजुर्गों में ही होती है, कुछ मिडिल एज में होती है। सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। हिज मोरल इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, वो मोरली कैसा है, ठीक है, उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर कैसा है, डल है या मोरली वो कनिंग है, ठीक है, या धोखेबाज है, ये सारी चीजें क्या है, ये इसके अंदर आएगी। तो उससे उसका फिजिकल कैरेक्टर समझ में आता है। और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फिजिक्स कैसा है, पतला दुबला है, मोटा है, क्या है, तो वो सब भी डिपेंड करता है। ये सब मिला के अपन क्या बनाते हैं, फंडामेंटल कोज को प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि अपने को क्रोनिक डिजीज का कोज पता चलता है। ये सब मेंटेन करता है क्रोनिक डिजीज को। क्लियर? एफरोजन नंबर क्लियर 5? हेलो? जी भैया। अब 6 में बताइए, 6 में क्या है? एफरोजन नंबर 6 में पहली लाइन है अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर। अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर कैसे? आपको पहले से ही प्रिजुडाइज नहीं होना है। प्रिजुडाइज होके नहीं बोलना है कि मेरे घर में तो शुगर था, दादाजी को, पापा को, तो मेरे को भी शुगर होगा। ठीक है, ये पेशेंट प्रिजुडाइज हो गया। ठीक है, आप कैसे प्रिजुडाइज? अच्छा, ये लंगड़ा के चल रहा है, इसके पैर में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वाइड गेट में चल रहा, हो सकता है इसको पाइल्स हो। तो ये सब मैटर नहीं करता, आपको पहले से प्रेजुडाइज नहीं होना, उसको सुनना है क्यों ऐसे चल रहा है, क्या कारण हो सकता है, क्यों लंगड़ा के चल रहा है, क्यों ऐसे बात कर रहा है। तो हमेशा आपको क्या रहना है, अनप्रेजुडाइज रहना है। ठीक है, तो ये अनप्रेजुडाइज हो गया। दूसरा इसके अंदर जो है, उन्होंने बोला कि जो डिजीज है, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, क्या बोला है उन्होंने, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। यहाँ पे मैं दोनों एफ्रिजम एक साथ कोशिश करता हूँ आपको क्लियर करने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आता है पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। पोर्ट्रेट किसे बोलते हैं? पोर्ट्रेट किसे बोलते हैं एनीवन? साइंस एंड सिम्टम्स बाय द पेशेंट, द फिजिशियन। हम्म, पोर्ट्रेट क्या होता है? पिक्चर। पोर्ट्रेट बोलते ना अपन, पोर्ट्रेट मोड बोलते ना, तो पोर्ट्रेट होता है पूरा पिक्चर। ठीक है, पोर्ट्रेट अपन वो स्केच बनाते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। और मैं बात कर रहा हूँ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ठीक है, दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा इजीली समझाने के लिए दोनों एक साथ लिख रहा हूँ। और भी चीजें इस एफरोजम में, इसमें भी, वो अपन एक साथ अभी बोल दूंगा मैं। पर मेन जो इसको समझाने के लिए पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, डिजीज क्या है? All the perceptible sign and symptom which represent the disease in whole extent. All the perceptible sign and symptom which represent the disease in whole extent. जितने भी साइलेंट सिम्टम है, जितने भी साइलेंट सिम्टम है, जो डिजीज को पूरा होल तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। मतलब मैं विशाल कुमार जेलिया हूँ, मेरा ये फोटो है, ठीक है, पूरा अगर मैं फोटो दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा, तो ये विशाल कुमार जेलिया है। क्लियर? ये हो गया पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। अब बोला जा रहा है कि यार एक सर है जिनके स्पेक्स लगे हुए हैं, ठीक है, थोड़े से कान सामने की तरफ है, ठीक है, ऐसे करके सिम्टम बता रहे हो, जिससे किसी ने आइडेंटिफाई किया, अरे यार हाँ ये तो यार विशाल सर है, चश्मा लगाते हैं, कान थोड़े सामने की तरफ है। तो क्या हो जाएगा, वो आप बोल रहे हो टोटलिटी ऑफ सिम्टम। कैसे? आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज। में क्या था, पूरा पोर्ट्रेट था। अब उसमें से आपने दो चीजें, दो फीचर ऐसे बोले जिससे मेरे को आप आइडेंटिफाई कर पाए। क्या है? इंटरनल एसेंस बोले। वो जो पोर्ट्रेट था ना, पूरा पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, उसका आपने क्या निकाला, ओनली इंटरनल एसेंस निकाला, जो कि आउटवर्डली रिफ्लेक्ट सॉरी ऑल द परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम विच रिप्रेजेंट डिजीज, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। और अगर मैं बात कर लूं कि आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज, जो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में से मैं कुछ आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर निकाला, जो कि आपको क्लियर कर दे, वो गया टोटलिटी ऑफ सिम्टम। समझ में आया?
दोनों चीज समझ में आई? हेलो, Yes, sir. क्लियर है ना ये चीज? तो यही है, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज क्या है? ऑल द साइन एंड सिम्टम विच रिप्रेजेंट द डिजीज इन होल एक्सटेंट, पूरा कंप्लीटली अगर रिप्रेजेंट करिए, दैट इज पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। और इसी पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में से दो तीन चीजें उठा के जो क्या कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छे से। क्या कर रहा है? एसेंस है उसका, इसका जूस निकाल के इधर डाल दिया, दैट इज टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। क्लियर? चलो, अब इसके अलावा अगर मैं एफ्रोजन नंबर 6 की बात करता हूँ, 6 की बात करता हूँ, तो 6 के अंदर जो है मॉर्बिड फिनोमिनल एक्सीडेंट है, ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है। हाँ, इसमें दिया है कि आपको ये पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज कहाँ से मिलेगी। तो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज पेशेंट आपको बोलेगा कि मेरे को बुखार आई है, पेशेंट की मम्मी बोल रही है, पेशेंट अटेंडेंट, ठीक है, पेशेंट की मम्मी बोल रही है कि इसको बुखार तो आ रही है, बुखार के टाइम है ना, इसको सर्दी भी लगती है, ब्लैंकेट ओढ़ के सोता है, ठीक है। और आपने देखा कि इसको बुखार आ रही है, देखो सामने बैठा है और इसका फेस पूरा लाल है, तो ये पेशेंट, ये क्या हो गया? फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन हो गया। तो जो पेशेंट बोलेगा, पेशेंट का अटेंडिव बोलेगा और फिजिशियन जो ऑब्जर्व करेगा, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती है? पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाती है। क्लियर? तो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, पेशेंट, पेशेंट अटेंडिंग और ऑब्जर्व बाय फिजिशियन हिमसेल्फ, ये तीनों चीजें मिलकर पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाएगी। क्लियर? तो ये चीज दी हुई है, कहां से पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज मिलेगी? पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज कहाँ है? यहाँ पे। और अनप्रिजुडाइज रहना है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, फिर पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाना है। अब इसके अलावा 6 का अगर मैं फुटनोट की बात करूं, 6 के अगर मैं फुटनोट की बात करूं, तो फुटनोट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? प्राइमा कोजा मोरबाई, प्राइमा कोजा मोरबाई लेटिन वर्ड है, इसका मतलब है प्राइमरी कोज ऑफ डिजीज, ठीक है, प्राइमरी कोज ऑफ डिजीज, ठीक। ये 6 एफ्रिजन का सारा मटेरियल है। अब बढ़ते अपन आगे, ठीक है। 7, 7 के अंदर अगर आप देखोगे, तो एफ्रिजन 7 के अंदर जो देख रहे हो, वो था अपन ने टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑलरेडी पढ़ लिया। स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है मेंटेनिंग मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। इसके ब्रैकेट में एक चीज लिखा है उन्होंने, क्या लिखा हुआ है? कोजा ओकेशनलिस। तो कोजा ओकेशनलिस का ही मतलब है मैनिफेस्ट, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। उन्होंने बोला कि जो चीज मैनिफेस्ट करती है या मेंटेन करती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको मैनिफेस्ट या एक्साइटिंग कोज या मेंटेनिंग कोज को रिमूव करना है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कोज ऑल्सो नोन एज कोजा ओकेशनलिस, लेटिन वर्ड है, ठीक है। और यहाँ उन्होंने क्या बोला? टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के बारे में बोला। और एक और चीज जो है यहाँ पे उन्होंने बोला, वो बोला एसेसरी सरकमस्टांसेस के लिए, ठीक है। अच्छा, कोई बता पाएगा एसेसरी सरकमस्टांसेस कहाँ कहाँ दिया हुआ है? अभी अपन ने एक तो बात किया, कौन से में? एफरोजन नंबर 5 में बात किया था, अभी अपन ने 7 में बात कर लिया। इसके अलावा किसी को पता है कहाँ कहाँ है? 18, यस करेक्ट। और 18 में उन्होंने एसेसरी सरकमस्टांसेस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? अकम्पनिंग मोडालिटीज, है ना। चलो, इसके अलावा एफोरिज्म 81 के फुटनोट में भी दिया हुआ है। और कहाँ दिया हुआ है? एफोरिज्म 208 में दिया हुआ है, एफोरिज्म 252 में दिया हुआ है, एफोरिज्म 255 में भी दिया हुआ है। लिख लो, ऐसे सर्कमस्टांसेस कहाँ कहाँ दिया हुआ है? 5, 7, 18, 81, 208, 255, 252, सब में अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ऐसे सर्कमस्टांसेस की बात की गई है। अब आती है इसकी फुटनोट की बात। तो फुटनोट की अगर मैं बात करूं, फुटनोट नंबर 1, इसके फुटनोट नंबर 1 में दिया हुआ है इनडिस्पोजिशन। क्या दिया हुआ है? इनडिस्पोजिशन। तो इनडिस्पोजिशन क्या है? ये एक तरीके का डिजीज नहीं है, ठीक है, और ये डिजीज लाइक है, ठीक, मिमिक करता है, इसलिए क्या बोला इसको?
मिमिक सिकनेस, मिमिकिंग सिकनेस या मिमिक सिकनेस, जब आप अपन फिलोसॉफी पढ़ेंगे, फिलोसॉफिक बुक, तो वहां पे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको मिमिकिंग सिकनेस भी बोला है, इंडिस्पोजिशन को। और इसका जो इंडिस्पोजिशन है, इंडिस्पोजिशन जो है ना, स्लाइट अल्टरेशन ऑफ द हेल्थ है। अगर आप उस अल्टरेशन को क्लियर करोगे तो आदमी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इंडिस्पोजिशन का ट्रीटमेंट कौन से एफ्रिज्म में, एनीवन, मतलब कहाँ बताया गया है? इंडिस्पोजिशन अपन ने फुटनोट नंबर 1 में पढ़ा, इसका ट्रीटमेंट कहाँ पढ़ेंगे इंडिस्पोजिशन का? एफोरिज्म 150। ठीक है, एफोरिज्म 150 में अपन इसका पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। ये था फुटनोट नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ फुटनोट नंबर 2। जब फुटनोट नंबर 1 में और कुछ, एनीवन? फुटनोट नंबर में सच और कुछ नहीं है। चलो फुटनोट नंबर 2, 7 का, एफोरिज्म 7 का फुटनोट नंबर 2 में देखो आप। तो 2 के अंदर जब आप देखोगे तो वन साइडेड प्रोसीडर, ए वन साइडेड प्रोसीडर। ठीक, और क्या बोला है? फिर उन्होंने बोला है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मेटिक ट्रीटमेंट। और क्या वर्ड यूज किया? एनांशियोपैथी, एनांशियोपैथिक। और लास्ट वर्ड जो उन्होंने यूज किया वो क्या यूज किया? पेलिएटिव ट्रीटमेंट। किसके लिए बोला है? किसी किसी को पता है किसको, किसके नाम है ये सब? ए वन साइडेड प्रोसीडर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एनांशियोपैथी, पेलिएटिव ट्रीटमेंट, ये सब के सब नाम है एंटीपैथी। तो एंटीपैथी के बारे में फुटनोट नंबर 2 में बोला कि ये क्या है? वन साइडेड प्रोसीडर है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करता है, ये एनांशियोपैथी है, ये पेलिएटिव करता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद में क्या होता है, अभी तो ट्रांजिएंट एलिवेशन होता है, बाद में पहले तो आराम मिलेगा फिर एलिवेशन होगा। ठीक है, तो पेलिएटिव ट्रीटमेंट, ये किसको बोला उन्होंने? एंटीपैथी को। क्लियर यहां तक? चलो आज का लास्ट एफोरिज्म, एफोरिज्म नंबर 8। हमें एफोरिज्म नंबर 8 को पढ़ाने के पहले मैं बात करूंगा इसके फुटनोट की। 8 एफोरिज्म बाद में पढ़ाएंगे, मैं फुटनोट पढ़ाना चाहता हूँ। तो फुटनोट में एक स्टॉलवर्ड का नाम बोला, उसका नाम है हुफलैंड। क्या नाम है? हुफलैंड। तो हुफलैंड जो थे हनीमैन के दोस्त हुआ करते एक टाइम पे, जब होम्योपैथी का डिस्कवरी नहीं किए थे हनीमैन, तो तब दोस्त थे। फिर जब हनीमैन ने डिस्कवरी किया और नाम होने लगा, तो हुफलैंड को बुरा लगा, यार इसका नाम कैसे हो सकता है, वो जेलस होने लगे। तो होम्योपैथी की जेलसी देख के उन्होंने एक कमेंट दिया हुफलैंड ने। कमेंट क्या दिया? देखो, उन्होंने कमेंट लिखा कि होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम बट द डिजीज रिमेन। हुफलैंड ने क्या बोला? हुफलैंड ने क्या बोला कि होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम बट डिजीज रिमेन। ये हुफलैंड ने बोल दिया। ठीक है, ये चीज बोलते ही अरे मैंने, यार ये गजब चीज है। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट के ऊपर एफोरिज्म 8 लिखा। उन्होंने 8 पे क्या लिखा देखो, कि इट इज नॉट कन्विंसिबल नॉर कैन इट बी प्रूव्ड बाय एनी एक्सपीरियंस in the word that after removal of all the symptoms of the disease and the entire collection of the perceptible phenomena, there should or could remain anything else beside health, or that the morbid alteration in the interior could remain uneradicated। तो उन्होंने बोला कि प्लेन ने बोला कि सिम्टम ही रिमूव करता है बट डिजीज को ठीक नहीं करता है। तो हनीमैन ने उसका रिप्लाई दिया 8 में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल चीज ही नहीं है कि आपके सिम्टम निकलने के बाद में डिजीज, मतलब बॉडी के अंदर कोई चीज रह गई है। अगर सिम्टम ही चला गया तो डिजीज चली जाएगी। क्योंकि डिजीज क्या है? डिजीज साइंस और सिम्टम की तरह ही तो रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर साइन एंड सिम्टम ही हट गया तो डिजीज हट गई। तो उन्होंने यही बोला कि अगर हमने साइन एंड सिम्टम्स हटा दिए तो डिजीज ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो ये उन्होंने उसका रिप्लाई 8 में दिया। ठीक है, हुपलैंड ने ये कमेंट क्यों दिया? जेलेसी की वजह से और होम्योपैथी की प्रोग्रेस की वजह से। क्लियर? चलो, इसके अलावा दो स्टॉलवर्ड्स के और नाम लिख लो हुपलैंड के अलावा, हेकर और हेनीरोथ। हेकर एंड हेनीरोथ। तो हेकर जो था, हेकर ने अब्यूजिव
लैंग्वेज यूज की थी होम्योपैथी के लिए, ठीक है। गालियां वालियां दिया, ये सब कुछ किया, वो किसने किया? हेकर ने। और अपने जो हेनी रोज जी थे, उन्होंने एक आर्टिकल निकाला, एंटी ऑर्गेनल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, हुपलैंड के अलावा हेकर ने और हेनीरोथ ने भी होम्योपैथी को क्रिटिसाइज किया। हेकर ने अब्यूज लैंग्वेजेस यूज की और हेनीरोथ ने एंटी ऑर्गेनल नाम का आर्टिकल निकाल के विरोध जताया या क्रिटिसाइज किया। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक ही है आज की क्लास में, अगर डाउट हो तो पूछ लो, रिकॉर्डिंग आप पॉज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।